नमस्कार। इंडिया स्पीक्स डेली में आपका स्वागत है। इंडिया स्पीक्स डेली अर्थात नो लेफ्ट नो राइट, ओनली सनातन वॉइस, और मैं हूं आपके साथ संदीप देव। राम मंदिर की संघर्ष गाथा, ये जो श्रृंखला चल रही है, ये वीडियो उसी श्रृंखला का हिस्सा है। हमने आखिरी अंक जो किया था इस पर, वो बाबरी विध्वंस के नायकों से आपको मिलवाया था, और उसके बाद एक एपिसोड किया था ऐसा साधु जो पुलिस को चकमा देते हुए कार सेवकों को लेकर 92 में बस लेकर भाग गया था, उनका भी इंटरव्यू आपको दिया था। उस बाबरी विध्वंस से भी कई पहलू बचे हुए हैं। उसमें एक पहलू है कि बार बार कुछ लोग भेजते थे कि बाबरी विध्वंस जब हुआ तो नरेंद्र मोदी कहाँ थे, नरेंद्र मोदी जो आज उनको नायक बनाया गया वो कहाँ थे। तो उस पर मैं काम कर ही रहा था। फिर मैं अयोध्या गया, आपने देखा, वाराणसी गया। इस बीच कर्पूरी ठाकुर को पहले भारत रत्न दिया गया और फिर उनके करीब 11 दिन बाद, 11-12 दिन बाद आडवाणी को भारत रत्न की घोषणा हुई। और ये जो सवाल लोग पूछ रहे थे, ये सवाल फिर भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी पूछा जाने लगा और नरेंद्र मोदी पर भयंकर दबाव पड़ा। बड़े 2 केंद्रीय मंत्री संघ प्रमुख से मिले, बात किया, उन्होंने उनके साथ बातचीत की। भाजपा के अंदर उथल पुथल शुरू हो गया। जिस तरह राम मंदिर के उस कार्यक्रम में भाजपा को अलग रखा गया, भाजपा के किसी नेता को नहीं आने दिया गया। आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी को भी दिखावे का निमंत्रण दिया गया लेकिन आने नहीं दिया गया। इसके बाद भाजपा और संघ के बीच उथल पुथल शुरू हो गई। कुछ अप्रत्यक्ष रूप से लेख भी लिखे गए राम माधवादी के जरिए, जिस पर डायरेक्ट मोदी पर अटैक नहीं था लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से कहा गया इस मामले में। और भाजपा के एक पूर्व मुख्यमंत्री, एक मुख्यमंत्री, 2 बड़े कद्दावर मंत्री, इन सब ने संघ पर प्रेशर डाला कि अगर ये स्थिति रही तो भाजपा के कार्यकर्ता और संघ के स्वयंसेवक हताश हो जाएंगे और वो चुनाव में अपनी भूमिका निर्धारित नहीं करेंगे, हमें नुकसान हो सकता है। आडवाणी जी को इग्नोर करना। और इस बड़े मंथन के बाद ये डिसीजन हुआ। तो ये वो पूरा क्रम आपको बताऊंगा। ये भी बताऊंगा कि उस समय नरेंद्र मोदी कहाँ थे। एक वीडियो भी वायरल किया गया उस बीच में कि नरेंद्र मोदी जी जब बाबरी ध्वंस हुआ तो थे, और ये वो कई लोगों ने। तो मैं उस समय के अखबार से बताऊंगा कि वो कहाँ थे उस समय और कैसे भारतीय जनता पार्टी की, मैं आम जनता का नहीं कर रहा हूं क्योंकि बाबरी विध्वंस को आडवाणी ने कलंक कहा था तो वो हमारे नायक नहीं हो सकते, पर भाजपा के नायक हैं वो, क्योंकि भाजपा को 2 से इतना सीट पर पहुंचाया। कैसे आडवाणी के लिए भाजपा और संघ के अंदर एक चक्रव्यूह रचा गया कि यदि आडवाणी को, जो व्यक्ति, जिस आडवाणी ने इनका जीवन रक्षण दिया मोदी जी को, उनको मुख्यमंत्री न सिर्फ बनाया बल्कि मुख्यमंत्री पद से जब वाजपेयी हटा रहे थे तो सुरक्षित किया, जब उस आडवाणी को ये इस तरह से इग्नोर कर सकते हैं तो भारतीय जनता पार्टी का भविष्य उज्जवल नहीं है। भाजपा एक व्यक्तिवादी पार्टी हो रही है और ये बड़ा मंथन चला, भयानक मंथन चला। उस मंथन के बाद ये निर्णय लिया गया आडवाणी जी पर, नहीं तो भाजपा के अंदर बहुत ज्यादा उथल पुथल हो गया था। कार्यकर्ताओं में ये संदेश जा रहा था काम नहीं करना है, और बड़े कद्दावर मोदी कैबिनेट के मंत्री लगातार संघ से बातचीत कर रहे थे। और ये बात ऐसा नहीं कि सिर्फ मुझे पता है, मीडिया को ये पता है। मीडिया ने दबी जुबान कुछ चीजें लिखी है, खुलकर नहीं लिखी है, क्योंकि मीडिया 6700 करोड़ का फिरौती लेकर बैठा हुआ है। और भारतीय जनता पार्टी और संघ में के कार्यकर्ता भी ये बता रहे हैं कि कितना बड़ा उहापोह उथल पुथल था। मजबूरी में आडवाणी को भारत रत्न घोषित करना पड़ा, वरना भाजपा के अंदर स्थिति बिगड़ रही थी। पहली बार नरेंद्र मोदी को लेकर ये सवाल उठाए गए कि जब कार सेवा हो रहा था तो मोदी कहाँ थे, जब बाबरी विध्वंस हो रहा था तो मोदी कहाँ थे, आज एकाएक वो कैसे
अपने आप को राम मंदिर के जो अग्रणी भूमिका के रूप में प्रोजेक्ट कर रहे हैं, ये भाजपा के अंदर सवाल उठे, जिसके बाद ये निर्णय लिया गया। तो आज आपको डिटेल में बताऊंगा कि मोदी तब कहां थे। ये बात आप समझेंगे तब आपको पता चलेगा कि समय के काल के जो प्रवाह में कई चीजें झूठ हो जाती है, फैलाई जाती है, लेकिन कहीं ना कहीं उस दिन के अखबार में वो दर्ज होता है और लोग नहीं जानते कि उस दिन की वो घटना भविष्य में उनके लिए फायदेमंद भी हो सकती है और नुकसानदायक भी हो सकती है। तो मैं उस दिन के अखबार से आपको बताऊंगा कि मोदी कहाँ थे, और उस समय के जो मोदी से इंटरव्यूज हैं उनको बताऊंगा कि क्यों वो राम मंदिर आंदोलन से पूरे दूर रहे और आज एकाएक वो चैंपियन बन गए। और आडवाणी जो भाजपा के लिए रथ यात्रा निकाल रहे थे, वो नेपथ्य में फेंके गए, लेकिन भाजपा के दबाव से उनको पुनः भारत रत्न जैसा दिया गया। जोशी जी को भी देने का दबाव था, लेकिन एक साथ नहीं दे सकते थे, इसलिए आडवाणी को दिया गया। आडवाणी बड़े नेता थे भाजपा के लिए। तो इस राम जन्मभूमि की जो संघर्ष गाथा है उस श्रृंखला का यह 24वां वीडियो है, 24वां है। और इसे सुशील डागा जी ने नारायण दास सुशील हृदयांश डागा परिवार के नाम से जो रायपुर छत्तीसगढ़ से हैं प्रायोजित किया है, उनका मैं धन्यवाद करता हूं। इस श्रृंखला को जो प्रेम मिला है वो अद्भुत है। आपको व्यूज में भले ना दिखता हो, पर जहां भी मैं जाता हूं लोग कह रहे हैं कि आपने मेरी आंखें खोल दी, आंखों पर जो पर्दा पड़ा था वो खोल दिया। राम जन्मभूमि की ये संघर्ष गाथा हमेशा देखी जाएगी और हमेशा ये जो भी प्रायोजक हैं उनको याद किया जाएगा, हर वीडियो में वो होंगे। और इन सभी प्रायोजकों का मैं हृदय से धन्यवाद करता हूं। और इस प्रोमो के बाद लौटता हूं और बताऊंगा आपको कि भाजपा में पहली बार मोदी पर सवाल उठे। तो चलते हैं राम जन्मभूमि पर जो मंदिर का उद्घाटन हुआ, उस उद्घाटन के दिन यानी 22 जनवरी को, उसकी फोटोग्राफ भी दिखाएगा। 22 जनवरी को मंदिर का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। प्राण प्रतिष्ठा की विधि अधूरी थी, इसलिए प्राण प्रतिष्ठा शंकराचार्य जी ने मना किया है कहने को, तो मंदिर का उद्घाटन उन्होंने किया। मंदिर के जो 22 जनवरी को उद्घाटन हुआ उससे पहले जो सबको निमंत्रण पत्र दिया जा रहा था, उसमें इस राम जन्मभूमि ट्रस्ट के जो महासचिव हैं चंपत राय, उन्होंने बड़ा ही बेशर्मी शब्द कहना ठीक होगा पता नहीं, उस अंदाज में कहा कि आडवाणी जी को हमने कह दिया है आप मत आइए, मुरली मनोहर जोशी को कह दिया है आप मत आइए। और यही नहीं, 5 अगस्त 2020 को जब भूमि पूजन हुआ इस पर, तो वो जो भाजपा की तरफ से सबसे बड़े नायक थे कल्याण सिंह, उनको मना किया गया कि आप मत आइए। यानी राम जन्मभूमि के भाजपा और संघ परिवार की ओर से, मैं ओरिजिनल नायक की बात नहीं कर रहा हूं, भाजपा और संघ परिवार की ओर से जो नायक सब थे उनको एक एक करके चुन चुन कर हटाने का सिलसिला शुरू हुआ, ताकि उनके नाम जनता भूल जाए, ताकि मुस्लिम पक्ष कहीं इनके नाम से बिदक न जाए और पासमानदाकरण का जो वोट है वो डेंट न लग जाए। और इसमें सबसे बड़ा नाम था कल्याण सिंह। तो 5 अगस्त 2020 को कल्याण सिंह को नहीं बुलाया गया। जो काम पीवी नरसिम्हा राव के साथ सोनिया गांधी ने किया, पीवी नरसिम्हा राव के साथ गांधी परिवार ने किया, वही काम नरेंद्र मोदी ने संघ परिवार के बड़े नेताओं के साथ किया। 92 में जब बाबरी विध्वंस हुआ तब केंद्र में नरसिम्हा राव थे, और नरसिम्हा राव की विध्वंस में क्या भूमिका थी उस पर मैं आपको वीडियो दे चुका हूं, जिसके कारण सोनिया और गांधी परिवार बिल्कुल बिफर गया। और उसने नरसिम्हा राव की समाधि भी दिल्ली में नहीं बनने दी, जहां प्राइम मिनिस्टर की समाधि होती है, और उनके शव को भी जला छोड़ दिया गया। राम
बाबरी विध्वंस के लिए उनको इतनी पीड़ा दी गई। बाबरी विध्वंस के वैसे ही एक नायक कल्याण सिंह को भी वही पीड़ा भारतीय जनता पार्टी ने दी। ये बहुत कम लोगों को पता है कि जब कल्याण सिंह ने इस्तीफा दिया 92 में और उसके बाद उनके सरकार की बर्खास्त करने की घोषणा हुई, कल्याण सिंह को हिंदुओं ने धोखा नहीं दिया। कल्याण सिंह को धोखा दिया स्वयं भारतीय जनता पार्टी ने। 95 की बात है, 94-95 की, नरसिम्हा राव प्राइम मिनिस्टर ही थे तब की बात है। कल्याण सिंह दोबारा जो है वो मुख्यमंत्री होने जा रहे थे और ये उस समय की जो किताबें हैं, अंग्रेजी में कई किताबें हैं, जब आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। वाजपेयी जी ने नरसिम्हा राव के सचिव को फोन किया और उन्होंने कहा यह व्यक्ति दोबारा मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहिए। कल्याण सिंह के बारे में वाजपेयी ने स्पष्ट कहा यह व्यक्ति दोबारा मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहिए। नरसिम्हा राव को गुरु मानते थे वाजपेयी। नरसिम्हा राव ने बात किया उनसे, वाजपेयी से, कि ये तो आप लोगों के लिए बड़े नायक हैं। उन्होंने कहा इनके कारण हमारी राजनीति खत्म हो रही है, इन कल्याण सिंह के कारण भाजपा और संघ परिवार पर बाबरी विध्वंस का कलंक लग गया है। कल्याण सिंह को आखिरी समय तक ये पता नहीं था कि विध्वंस होने वाला है। कल्याण सिंह को ओरिजिनली नहीं मालूम था, सारी पुस्तकें इस बारे में चीख चीख कर कह रही है। लेकिन कल्याण सिंह की भलमनसाहत ये थी कि जब ये ध्वस्त हुआ तो उन्होंने सारा ब्लेम अपने ऊपर लिया ताकि कोई भी ब्यूरोक्रेट्स इसके चक्की में ना पिस जाए। और उन्होंने कहा गोली नहीं चलेगी और सारा ब्लेम अपने ऊपर लिया। लेकिन कुछ मिनट बाद ही इनकी सरकार तो बर्खास्त हो गई थी, तो वाजपेयी ने इनको रोका। कल्याण सिंह को दोबारा जब मुख्यमंत्री बने उस वक्त भी भारतीय जनता पार्टी आला कमान बहुत गुस्से में था। अडवाणी जी कल्याण सिंह को थोड़ा प्रोटेक्ट कर रहे थे। बाद में राजनाथ सिंह जी ने कल्याण सिंह को डिच किया। राजनाथ सिंह बड़े खास थे वाजपेयी जी के, और कल्याण सिंह की सरकार, आपको ध्यान है, उस दौर में खत्म हुई। कुछ दिन के लिए एक और मुख्यमंत्री बने, फिर राजनाथ सिंह बने। इस तरह से आपको कल्याण सिंह को बार बार भाजपा ने धोखा दिया। उसी कल्याण सिंह को बाद में सपा के साथ अपने वजूद को बचाए रखने के लिए पार्टी तोड़ने के साथ सब कुछ हुआ। उस कल्याण सिंह को मोदी सरकार में राज्यपाल बना के ये प्रयास किया गया कि वो जो एक धारा है भाजपा में जो कल्याण सिंह से अपने आप को जोड़ता है वो सेटिस्फाइड रहे। लेकिन कल्याण सिंह को जिस बाबरी विध्वंस में जिनको दोषी बनाया गया वह 5 अगस्त 2020 को जब कल्याण सिंह को ये भूमि पूजन मोदी और भागवत ने किया मिलकर, कल्याण सिंह को नहीं बुलाया गया। उनके बेटे को चंपत राय ने फोन किया कि न्योता देते हैं लेकिन आइएगा नहीं। ये इतना दोहरा चरित्र दिखाता है संघ परिवार का कि न्योता दे रहे हैं लेकिन आइएगा नहीं। यही अडवाणी के लिए कहा गया, न्योता दे रहे हैं लेकिन आपकी तबीयत खराब है, आप आइएगा नहीं। जोशी को कहा गया न्योता दे रहे हैं, आपकी तबीयत खराब है, आप आइएगा नहीं। राष्ट्रपति को कहा गया न्योता भेज रहे हैं लेकिन आइएगा नहीं। राष्ट्रपति का चिट्ठी दिया गया, राष्ट्रपति ने चिट्ठी भेजा, मोदी जी ने चिट्ठी भेज दिया जवाब में, आइएगा नहीं। क्योंकि ये सब अगर आ जाए तो अडवाणी, जोशी, कल्याण सिंह, तो नरेंद्र मोदी का जो वो कद है वो बहुत छोटा हो जाएगा। क्योंकि नरेंद्र मोदी उस समय अयोध्या के आंदोलन में कहीं नहीं थे। वो कहां थे वो आपको बताऊंगा। अयोध्या के आंदोलन में वो कहीं नहीं थे। पूरा देश का जब भाजपा संघ का कार सेवक वहां गया तो मोदी कभी अयोध्या नहीं गए, फैजाबाद तक सिर्फ एक बार गए थे। जिस दिन बाबरी विध्वंस हुआ उस दिन भी नरेंद्र मोदी दिल्ली में आराम कर रहे थे, वहां भी वो मंच पर नहीं गए, मंच का कार सेवा में ही नहीं गए। और जब बाबरी विध्वंस के बाद दुनिया को पता चला कि अब हिंदुत्व के उभार से अगली पार्टी आ सकती है सत्ता में, तो अमेरिका के ACOIPL के बुलावे पर भाजपा के 3 बड़े नेता गए, उसमें नरेंद्र मोदी थी। तो मोदी कहां थे उस समय मैं आपको बताऊंगा। तो ये बात जब हुआ 22 जनवरी को और नहीं बुलाया गया, अडवाणी जी के जैसे राष्ट्रपति से कहवाया गया उस तरह दबाव में कहवाया गया उनकी फैमिली बेटी से कि तबीयत खराब है, मौसम खराब है, विमान, मौसम सबके लिए नहीं खराब था,
फिल्म स्टारों के लिए मौसम खराब नहीं था, मोदी जी के विमान के लिए नहीं खराब था, मौसम खराब आडवाणी जी के विमान के लिए था। तो 22 जनवरी को जब ये हुआ तो भारतीय जनता पार्टी के अंदर उथल पुथल मचा, और उससे पहले कह दिया गया था कि भाजपा का कोई भी बड़ा नेता, गृह मंत्री आदि भी नहीं जाएंगे, उसमें भाग नहीं लेंगे। गृह मंत्री एक बार 370 अमित शाह 370 हटाने और सीए आदि के कारण उनका जो कद बढ़ा था उस कद को उसी वक्त छोटा कर दिया गया था। दिल्ली दंगे में डोभाल को भेजा गया, लेकिन देश के गृह मंत्री जिसके अंदर दिल्ली पुलिस आती है उनको दिल्ली के दंगे में जनता के बीच नहीं जाने दिया गया कि ये फिर से ये बड़े हीरो न बन जाए। जब 370 समाप्त हुआ तो 370 समाप्त करने वाले गृह मंत्री को साल भर तक कश्मीर में नहीं टपने दिया गया, नहीं घुसने दिया गया, डोभाल गए वहां पे, तो गृह मंत्री तक को नहीं बुलाया गया। जबकि अयोध्या का ये मुद्दा एक तरह से देखा जाए तो आंतरिक सुरक्षा से भी जुड़ा मुद्दा था, गृह मंत्री को जाना चाहिए, और गृह मंत्री तब बिरला मंदिर में बैठे थे, तो बाद दिल्ली की बिरला मंदिर में 22 जनवरी को तो ये उथल पुथल हुआ कि जो व्यक्ति था ही नहीं वहां, ये राष्ट्रपति जी से कहवाया गया, राष्ट्रपति को भी नहीं बुलाया गया क्योंकि फिर पत्थर पे राष्ट्रपति का नाम पहले आ जाएगा, वो बड़ा गड़बड़ है। राष्ट्रपति को संसद के उद्घाटन में भी नहीं बुलाया गया। तो जो व्यक्ति अयोध्या आंदोलन में था ही नहीं, वो सारा अयोध्या का श्रेय कैसे ले सकता है? अब देश के गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, परिवहन मंत्री, ये सब ये तो नहीं कर सकते हम उनको श्रेय क्यों नहीं दिया। उन्होंने आडवाणी के आसपास अपनी गोलबंदी की और आडवाणी को लेकर संघ से बातचीत की गई कि यदि आडवाणी जी को सम्मान नहीं दिया गया, आडवाणी जी को नहीं बुलाया गया और सम्मान नहीं दिया गया, तो संघ और भाजपा का कार्यकर्ता बड़े पैमाने पर इससे नाराज है और वो चुनाव में भागीदारी नहीं दिखाएगा, अनमने मन से भागीदारी करेगा जो हमको चुनाव में डैमेज कर सकता है। ये बात कहा गया। तो आडवाणी जी को सम्मान दिया जाना चाहिए, उनको तो राष्ट्रपति बनाना चाहिए जो कभी नहीं बने, तो उनको भारत रत्न दिया जाना चाहिए, ये बात कहा गया। 22 के बाद ही दबाव पड़ रहा था। 22 के इस दबाव को कम करने के लिए 23 तारीख को, और ये तैयारी हो चुकी थी, लेकिन कर्पूरी जी के नाम पे अच्छी तैयारी, लेकिन 23 को तुरंत घोषित किया गया कर्पूरी ठाकुर के, तो कर्पूरी ठाकुर का नाम 24 तारीख को घोषित होना था, क्योंकि 24 तारीख को कर्पूरी ठाकुर की जयंती है और उस दिन ये घोषित होना था कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न। और हमेशा जो भारत रत्न घोषित होता है अधिकांशतः वो 26 जनवरी से पहले उस साल का हो जाता है, गणतंत्र दिवस से पहले। तो कर्पूरी ठाकुर की जयंती 24 तारीख को थी, 24 तारीख को इसकी घोषणा होनी थी, लेकिन भाजपा में जो प्रेशर था उस प्रेशर को कम करने के लिए मोदी जी ने मास्टर स्ट्रोक खेला और 23 तारीख को इसकी घोषणा कर दी। 23 तारीख को सुभाष चंद्र बोस की जयंती। मोदी जी को लगा कि जब ये कर्पूरी का नाम आएगा तो आडवाणी के नाम पर जो संघ और भाजपा के नेता एक हो रहे हैं वो डाउन हो जाएंगे, क्योंकि इसका कोई विरोध नहीं कर पाएगा। और मोदी जी ने ओबीसी कार्ड खेला, वो हमेशा अपनी जाति का कार्ड खेलते हैं, ओबीसी कार्ड खेला कि कोई भी अब ओबीसी, इनका विरोध, कर्पूरी का विरोध यानी ओबीसी का विरोध माना जाए। और ये कार्ड एक दिन पहले ही घोषणा कर दी गई, प्राइम मिनिस्टर ने घोषणा कर दी इसकी, कर्पूरी ठाकुर की। और बिहार में उसमें फायदा भी दिखा आपको, नीतीश कुमार ने तारीफ की तो तेजस्वी नीतीश की दरार भी हुई, और भाजपा में भी कोई ये नहीं कह पाया। तो ये लगा मोदी जी को कि अब कर्पूरी का नाम का भारत रत्न का घोषणा कर दिया तो अब आडवाणी का प्रेशर नहीं आएगा पार्टी और संघ की ओर से, क्योंकि एक साल में एक ही, अगर आप देखेंगे आपको ये शायद ही कोई साल ऐसा दिखेगा जो जिसमें एक साल में आपको 2-2, 3-3 घोषित किया गया हो, लेकिन काफी साल है। जैसे 1999 में आपको 4 घोषित किए गए थे, 98 में 2 थे, 97 में 3 थे, 92 में 3 थे, तो होता है, इसमें कोई वो नहीं है। खुद 15 में नरेंद्र मोदी ने 2019 में किया है। और नरेंद्र मोदी जी ने आडवाणी को हमेशा, जो आडवाणी जी ने नरेंद्र मोदी को प्रोटेक्ट करने वाले अकेले नेता, वरना वाजपेयी जी गुजरात दंगे में उनको बाहर कर रहे थे, उन प्रोटेक्ट करने वाले नेता पर उनका कभी ध्यान नहीं गया। 2019 में अगर आप 15 में देखेंगे तो अटल बिहारी वाजपेयी को मोदी जी ने सम्मान दिया, भारत रत्न दिया 2015 में। मोदी जी को जो लोग मतलब उनको
हेट करते हैं उनसे वो ज्यादा प्रेम करते हैं, जैसे मुसलमान, जैसे राजदीप सरदेसाई, जैसे बरखा दत्त, जैसे वही लोग, क्योंकि उनको मालूम है कि ये जितना करेंगे उतना हमारा कद बढ़ेगा। वाजपेयी ने राजधर्म निभाने की जो नसीहत दी, मोदी जी उससे आगे बढ़े। तो मोदी हमेशा रिवर्स मार्केटिंग का काम करते हैं। जो इनके पक्ष में वो सोचते हैं ये तो पालतू लोग हैं, इनका तो काम ही यही सब। तो 2015 में अटल बिहारी वाजपेयी को दिया। उसके बाद नानाजी देशमुख संघ के बहुत पुराने नेता, उनको 2019 में दिया नानाजी देशमुख को। और कांग्रेसी प्रणब मुखर्जी जो राष्ट्रपति थे बाद में, उनको भी 2019 में दिया। लेकिन 19 से 24 तक उन्होंने किसी को भारत रत्न नहीं दिया। यानी नरेंद्र मोदी की नजर में आडवाणी कहीं थे ही नहीं, ये क्लियर आपको हो रहा है। 2014 में सचिन तेंदुलकर को दिया था कांग्रेस की सरकार ने चुनाव जीतने के लिए। लेकिन जो मोदी सरकार आई है उसने पहला अटल बिहारी वाजपेयी को दिया, फिर मदन मोहन मालवीय को दिया, फिर नानाजी देशमुख को दिया, फिर भूपेन हजारिका को दिया, फिर प्रणब मुखर्जी को दिया। लेकिन आडवाणी कभी उनके लिस्ट में नहीं थी और 24 में भी वो उनके लिस्ट में नहीं थे। लेकिन इस प्रेशर को कम करने के लिए उन्होंने पुनः अपना एक कार्ड वो हमेशा खेलते हैं, ओबीसी कार्ड, हर प्रेशर को कम करने के लिए अपनी जाति का कार्ड। और वो जाति का कार्ड निकाल के 24 जनवरी को कर्पूरी जयंती पर जिसकी घोषणा होनी थी वो 23 को कर दिया, क्योंकि 23 को पार्टी के अंदर भयानक प्रेशर था कि आडवाणी को भारत रत्न दिया जाए। अब उनको लगा कि अब ये जब हो गया तो अब भारत रत्न की मांग नहीं होगी, अब तो कर्पूरी पेश हो जाएगा। लेकिन संघ और भाजपा में भयानक मैराथन मंथन चला कि यदि आडवाणी को सम्मान नहीं दिया गया तो हम किस मुंह से जाएंगे चुनाव में। और जो व्यक्ति कभी अयोध्या आंदोलन का पार्ट नहीं रहा, ये स्पष्ट तौर पर कहा गया और ये संघ प्रमुख से कहा गया कि जो व्यक्ति कभी पार्ट नहीं रहा, और ये भाजपा का हर नेता जानता है कि ये चीजें हुई है, मीडिया को भी इसका पता है, लेकिन मीडिया नहीं लिख रहा, ना बता रहा आपको। ये खबर लीक की गई कि जो व्यक्ति आंदोलन का पार्ट ही नहीं रहा वो व्यक्ति आज सारा श्रेय ले गया और भाजपा को, आडवाणी को कोई श्रेय नहीं दिया गया। और संघ प्रमुख जो है वो तो खैर संघ प्रमुख है, अपनी हनक दिखाने के लिए वो भूमि पूजन में भी थे और आपको उद्घाटन में भी बैठे, ताकि संघ का प्रतिनिधित्व दिखे कि संघ अयोध्या आंदोलन चलाए। जबकि खुद मोहन भागवत कह चुके हम संघ की प्रकृति के विरुद्ध में जाकर अयोध्या के आंदोलन में गए, तो ये उन्होंने कहा तो गए। तो ये जो मंथन चलने लगा, इस मंथन का प्रेशर बहुत पड़ा प्रधानमंत्री मोदी पर, क्योंकि चुनाव जीतना है। और ये मंथन अगर ग्राउंड लेवल के कार्यकर्ताओं तक प्रेषित हो गया तो चुनाव जीतना मुश्किल होगा। इसलिए 26 जनवरी के बाद, और 1-2 दिन बाद नहीं, 5-8 दिन बाद, और कर्पूरी के भारत रत्न घोषित करने के 11 दिन बाद मजबूरी में आडवाणी को भारत रत्न घोषित करना पड़ा। और ये ट्वीट मोदी जी नहीं किया ताकि वो जो प्रेशर है वो प्रेशर डाइल्यूट हो जाए पार्टी के अंदर और संघ के अंदर, और यह कि मोदी जी नहीं घोषित किया है, और यही मीडिया में चलाया गया, यही मीडिया में दिया गया। लेकिन मोदी जी ने यहां चला के रखी जो राम मंदिर प्रेशर था, इस पूरे में कहीं भी मोदी जी ने उसको सांस्कृतिक रूप दे दिया। संस्कृति, इसको अगर आप देखेंगे कल्चरल कुछ उन्होंने कहा आडवाणी के लिए, लेकिन राम मंदिर शब्द से बाहर रखा। राम अयोध्या आंदोलन शब्द प्रेशर था लेकिन उसको बाहर किया, कल्चरल दे दिया, उसको ट्विस्ट किया, डबल मीनिंग देकर कल्चरल मूवमेंट से आडवाणी को जोड़ते हुए, और उसका उन्होंने और ये दिखाया और उस प्रेशर को कम किया। वरना भाजपा में ये सवाल उठने लगा कि जो व्यक्ति था ही नहीं कार सेवा में, वो व्यक्ति कैसे सारा क्रेडिट ले रहा है, पार्टी और संघ दोनों को रौंद रहा, और व्यक्तिवादिता की चपेट में पार्टी कैसे आ गई। इस पर जो है खूब सारा मंथन हुआ। अब सवाल ये उठता है कि आपको मोदी तब कहां थे। एक सवाल अगर पार्टी ने उठाई है तो यह सवाल बनता है कि मोदी तब कहां थे। अब बाद के लेखकों ने मोदी की प्रशस्ति गान किए,
लेकिन सबसे बड़ा मैं आपको हमेशा अपना एक पैरामीटर्स मैंने बना रखा है कि मैं उस दौर के अखबार में घुसता हूं। यदि मोदी का प्रशस्तिगान अब के लेखक नहीं करेंगे तो कौन करेगा? लेकिन उस दौर में मोदी कहां थे, वो तो उस रोज की रिपोर्टिंग होती है। तो रिपोर्टिंग में मैं आपको शुरू करता हूं कि जब कार सेवा आडवाणी रथ लेकर निकले तब क्या पोजीशन था मोदी का, और जब बाबरी विध्वंस हुआ तब क्या पोजीशन था मोदी का। आज ये पार्टी के अंदर उठा है तो ये देश को भी जानना चाहिए कि तब मोदी कहां थे। भाई एक कार्यकर्ता थे, जब सारे कार्यकर्ता गए, आडवाणी गए, मुरली मनोहर जोशी गए, सब गए, बड़े बड़े नेता गए, आप कहां थे, किधर थे? और आज मोदी को अयोध्या के, सोमनाथ से अयोध्या तक के रथ यात्रा का शिल्पी लोग लिख रहे हैं, शिल्पी। तो थे कहां शिल्पी उस यात्रा में, कार सेवा में? डंडा क्यों नहीं खाया शिल्पी? थे कहां? एक भी अयोध्या की फोटो दिखा दो, सिंगल एक फोटो दिखा दो जो बाबरी मस्जिद के पास हमको दिखाओ, कहीं मंच पे खड़े होकर। मंच पे ही रहते थे ना भाई, वो जहां भी भाषण देते थे, एक फोटो दिखा दे, वो फोटो नहीं है। पर कोने कतरे का वीडियोज और कोने कतरे का फोटो दिखाया जाता है। तो पहले मैं आपको ले चलता हूं कि कहां थे जब ये बात उठी है, तो मैं आपको बताऊं। सबसे पहले मैं ले चलूंगा आपको बाबरी विध्वंस से पहले कार सेवा में। और कार सेवा में क्योंकि कार सेवा में हुआ यह था कि कांची के शंकराचार्यों की भूमिका आप देखिए। कार सेवा जब हुआ और विश्व हिंदू परिषद ने कहा कि हम कार सेवा कराएंगे, राम जन्मभूमि मुक्ति यज्ञ के समिति के अध्यक्ष नृत्य गोपाल दास ने प्रस्ताव रखा था, सब ये आगे बढ़े सब। तो कार सेवा के लिए कांची के शंकराचार्य ने महंत अवेद्यनाथ को सरकार से बातचीत के लिए आगे कर दिया, कांची के शंकराचार्य ने। और विश्व हिंदू परिषद को इससे धक्का लगा। महंत अवेद्यनाथ जबकि विश्व हिंदू परिषद से ही थे, मतलब सपोर्ट कर रहे थे, मुक्ति योग के अध्यक्ष थे, लेकिन धक्का लगा। इस बातचीत का मकसद था शंकराचार्य कि बाबरी को राम मंदिर से अलग किया जाए, इसको अलग अलग करिए और इस पर सरकार से बात करिए। और सरकार तब थी बीपी सिंह की, केंद्र में भाजपा के समर्थन से 85 सीट के समर्थन से भाजपा की, और इधर मुलायम सिंह और बीपी सिंह के टसन चल ही रहे थे। जब ये धक्का लगा कि शंकराचार्य इसमें इन्वॉल्व हो गए हैं और हमारे ही एक संत को आगे कर दिया, ध्यान से सुनिए इस बात को, तो आपको लगेगा कि अयोध्या लोगों के राजनीति का मंच कैसे रहा। कि कार सेवा में कांची के शंकराचार्य जी ने हमारे ही महंत अवेद्यनाथ जी को बातचीत के लिए अपना आगे कर दिया है, और चीजें श्रेय तो शंकराचार्य ले जाएंगे, लेकिन पूरे आंदोलन तो बीएचपी कर रही थी, अवेद्यनाथ जी, बीएचपी ये सब कर रहे थे। और बीएचपी को एक और बात लगा था अंदेशा कि हम जो ये आंदोलन कर रहे हैं इसमें भारतीय जनता पार्टी हमारे लिए सामने नहीं आ रही, पॉलिटिकल माइलेज इसको मिलना है, ये आ क्यों नहीं रही। तो बीएचपी को भी इस बात का धक्का था कि एक तरफ तो शंकराचार्य एक्टिव हो रहे हैं, ठीक है, हमारे ही नेता अवेद्यनाथ जी को आगे किया है, लेकिन अगर इसका पॉलिटिकल माइलेज हमारी किसी पार्टी को नहीं मिलेगा तो क्या श्रेय है। तो बीएचपी को यह धक्का लगा क्योंकि संघ का बीएचपी तो आगे था, लेकिन भाजपा इस पर चुपचाप मौन थी। और इस पूरे मामले में कहा गया, अशोक सिंघल जी ने कहा कि हम देखना चाहते हैं कि भाजपा कहां है इसमें, वो कितना आगे जा सकती है, इसमें कहां तक जा सकती है। जब ये बात शुरू हुआ तो 25 सितंबर को उस समय के भाजपा के अध्यक्ष थे लालकृष्ण आडवाणी, उन्होंने गुजरात के सोमनाथ से अयोध्या में रथ यात्रा की घोषणा कर दी और निकल पड़े। और ये 30 अक्टूबर को समाप्त होना था, ये यात्रा 30 अक्टूबर को समाप्त होना था। 8 राज्यों से ये गुजरनी थी, 90 की बात है, गुजरनी थी। और सेवरलेट जो गाड़ी आती है उसको रथ यात्रा का रूप दिया गया था
और आडवाणी ने कह दिया कि बीजेपी की सभी सांसद विधायक इसमें भाग लेंगे। देखिए, आडवाणी अध्यक्ष के नाते ऑर्डर दे रहे हैं, फिर भी नरेंद्र मोदी कहां है आपको पता चलेगा कि सबको इसमें भाग लेना अनिवार्य है। और उन्होंने कहा कि यदि कार सेवा की अनुमति नहीं मिली तो अयोध्या में मैं सत्याग्रह करना शुरू कर दूंगा। ये किसने कहा? आडवाणी ने। आडवाणी ने कहा कि बीपी सिंह की अपील पर साधु संतों ने 4 महीने का उन्हें वक्त दिया, 7 महीने गुजर गए हैं, बीपी सिंह अभी भी वहीं अटके पड़े हैं, कोई प्रयास नहीं किया और उनका मुख्यमंत्री मुलायम सिंह जहर उगल रहा है, तो अब हमें स्टेप लेने पड़ेंगे। लालकृष्ण आडवाणी ने सोमनाथ में कहा कि जब से हरिद्वार में विश्व हिंदू परिषद ने फैसला लिया था कि 30 अक्टूबर से अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण शुरू किया जाएगा, तभी से मैं एक ऐसा अभियान शुरू करना चाहता था, क्योंकि बीप ने कह दिया था अपना स्टैंड क्लियर करो वरना नुकसान होगा आपको। तो आडवाणी ने कहा मैं तो तभी से तैयार था, इस मुद्दे के पर लोगों को भारतीय जनता और अभियान शुरू करना चाहता था जिससे लोगों को ये पता चले कि भारतीय जनता पार्टी कहां है। ये सिंघल जी की लाइन थी कि तुम कहां हो ये दिखाओ। तो आडवाणी ने कहा कि ये पता चले कि भाजपा इस मंदिर आंदोलन में कहां खड़ी है, इसलिए मैं इस आंदोलन को शुरू करने जा रहा हूं। और जो 1989 के पालमपुर अधिवेशन में भाजपा ने प्रस्ताव रखा, मैं उसी के अनुरूप राम मंदिर आंदोलन से स्वयं को जोड़ रहा हूं। तो अब इस आंदोलन को जो है, इस पूरे आंदोलन के पर रिपोर्ट कई दंगे उंगे भरे सब ये हुआ था, लेकिन इस आंदोलन को वातानुकूलित रथ था और आडवाणी ने कहा कि मैं चाहता हूं कि कार सेवा में देश के मुस्लिम भी हिस्सा ले, क्योंकि दंगे भड़कने लगे थे उस समय जहां जहां से रथ गुजरता कि दंगे भड़कने लगे। हालांकि आडवाणी ने अपनी आत्मकथा में कहा कि दंगे नहीं भड़के, लेकिन पुलिस की रिपोर्ट थी कि सांप्रदायिक विभाजन देश का हो गया। तो आडवाणी ने कहा कि हम चाहते हैं कि कार सेवा में मुस्लिम भी हिस्सा लें और ये कहें कि बाबरी मस्जिद जिसको वो कहते हैं वहां 54 साल से कोई नमाज नहीं हुआ है, 54 साल से, इसलिए वो हिंदुओं की जगह है। तो उन्होंने मुस्लिमों से अपील की कि आप भी आइए और कार सेवा में हिस्सा लीजिए। उन्होंने साफ साफ कहा और मंदिर वहां पे सांप्रदायिक सौहार्द लेकर आएगा, ये उन्होंने कहा। वाजपेयी इसके विरोध में उतर गए, अटल बिहारी वाजपेयी इसके विरोध में थे कि हम ये नहीं चाहते, इसलिए अटल बिहारी वाजपेयी बाद में कल्याण सिंह को मुख्यमंत्री नहीं बनने देते हैं 92 के बाद, हम ये नहीं चाहते। और वो कहते थे कि वाजपेयी जी जो है उनका साफ कहना था कि ये संविधान के दायरे में होना चाहिए, कोर्ट के दायरे में होना चाहिए, इस पे हमें आगे नहीं बढ़ना चाहिए। लेकिन आडवाणी ने एक लाइन ले लिया क्योंकि बीएचपी का दबाव था। अशोक सिंघल जी ने कहा हम देखना चाहते हैं भाजपा इस लाइन में कहां तक आगे बढ़ सकती है। तो ये शुरू हुआ। उसके बाद इस रथ यात्रा के संयोजक कौन बनाए गए? तब भी हम मानते नरेंद्र मोदी की भूमिका थी। संयोजक बनाए गए प्रमोद महाजन, संयोजक बनाए गए प्रमोद महाजन। और गुजरात में आप फोटो देखेंगे, गुजरात में सोमनाथ की जो यात्रा शुरू होती है सोमनाथ से, ये नहीं, प्रमोद महाजन का फोटो दिखा दो, लोगों को नहीं पता होगा आज की पीढ़ी को। और उसका जो 171 नंबर पेज मैंने कहा मोदी और आडवाणी का, वो फोटो आपको बार बार दिखता होगा। सोमनाथ, क्योंकि गुजरात मोदी जी का क्षेत्र है, गुजरात से उनको राजनीति करनी थी, तो सोमनाथ में वो रथ पर सवार हुए और महाराष्ट्र तक गए। उसी को संघ के इतिहासकारों ने, पत्रकारों ने नरेंद्र मोदी को शिल्पी घोषित कर दिया, उसी सोमनाथ से महाराष्ट्र आने तक। जबकि उसके मेन शिल्पी थे, जिसको कार्य योजना दी गई थी, वो थे प्रमोद महाजन। और नरेंद्र मोदी तब बीजेपी के संगठन महामंत्री थे गुजरात राज्य के। गुजरात राज्य के संगठन महामंत्री के नाते भाजपा के वो सोमनाथ में आडवाणी की रथ पे सवार हुए थे और आडवाणी की रथ महाराष्ट्र तक पहुंची। उसके बाद महाराष्ट्र तक से जाके वो रिटर्न हो गए, वो कभी अयोध्या नहीं पहुंचे। इसका पूरा रथ यात्रा का ब्लूप्रिंट
कहां से गुजरेगा, किन राज्यों से गुजरेगा, कौन कौन उसकी अगवानी करेंगे, कौन विधायक जाएगा, कौन सांसद जाएगा, कौन कार्यकर्ता जाएगा, कैसे होगा ये पूरा, ये आपको सोमनाथ का, मोदी जी का दिखेगा आपको सोमनाथ में। इसे ही शिल्पी कह दिया गया। गुजरात के तब ना अध्यक्ष का नाम लिया गया, इनको कहा गया क्योंकि अब ये प्राइम मिनिस्टर बन गए तो अब ये शिल्पकार बन गए, परंतु अखबारों में तब की रिपोर्ट में ये कहीं नहीं दिखते। मेन शिल्पकार थे प्रमोद महाजन, वह इस रथ यात्रा के संयोजक बनाए गए, यानी सबको जो काम, इनको भी जो काम दिया वो प्रमोद महाजन ने दिया। ये मारुति जी उसी तरह हो गए जैसे अंबेडकर संविधान के निर्माता हो गए, सेम वही काम हुआ, सेम चीजें प्रमोद महाजन ने ये जो है। और इस पूरे मामले में रथ यात्रा 25 सितंबर को सोमनाथ से शुरू हो गए, 30 अक्टूबर को अयोध्या में पूरी होनी थी, ये पूरी हुई। और इस पर अडवाणी ने आत्मकथा में लिखा है, राम रथ पर सवार होकर युद्ध में गए थे, इसलिए शायद वे भी रथ पर सवार होकर चुनावी युद्ध में कूदे थे। उनके रथ का संचालन बीजेपी के तब फायर ब्रांड नेता प्रमोद महाजन कर रहे थे। रथ एक रोज में 20 से ज्यादा सवाएं करती थी, लोग रथ को पूज रहे थे, रथ जहां से भी गुजरता लोग उसकी मिट्टी सर पे लगा रहे थे। भाजपा और संघ के लिए अडवाणी ने ये किया है, ये मैं बता रहा हूं। और जब ये रथ आगे बढ़ने लगा तो 18 अक्टूबर को मुस्लिम नेता और विश्व हिंदू परिषद को पुनः बातचीत करने के लिए विश्वनाथ प्रसाद सिंह जो कुटिल नेता थे, उन्होंने पुनः इन सबको बुलाया और कहा कि विवादित इमारत के चारों ओर 30 फीट जमीन छोड़कर सरकार सभी जमीनों का अधिग्रहण कर ले और बाद में उस ट्रस्ट को सौंप दे। बीपी सिंह इस पे राजी थे, बाद में पलट गए। बीपी सिंह ने कहा भी था उस समय कि ऐसा होगा, विवादित ढांचे को छोड़कर सरकार पूरी जमीन राम जन्मभूमि न्यास को सौंपेगी। अशोक सिंघल अड़ गए कि हमें पूरी जमीन चाहिए, तब तक समझौता नहीं होगा। उसमें विश्वनाथ प्रताप सिंह से जो विचार विमर्श करने वाले नेता गए थे, उसमें भी कहीं भी नरेंद्र मोदी नहीं थे। विश्वनाथ प्रताप सिंह से विचार विमर्श करने वाले नेता गए थे गोविंदाचार्य, जो फेंके जा चुकी। उस समय अरुण जेटली थे, तत्कालीन एडिशनल सॉलिसिटर जनरल अरुण जेटली, और जनसत्ता के एडिटर प्रभाष ज्योति, ये गए विश्वनाथ प्रताप सिंह से बात करने। मोदी तब भी कहीं नहीं थे। और इस पे कहा गया, कानूनी राय ली गई, इस पर बातचीत शुरू हुई, अध्यादेश का प्रारूप तैयार हुआ। गुरुमूर्ति, संघ की ओर से गुरुमूर्ति बात करने के लिए लगाए गए, मोदी नहीं थे। मोदी बात ही नहीं कर सकते थे इन सब इश्यूज पे, समझ भी नहीं थी उतनी। गुरुमूर्ति, अरुण जेटली, गोविंदाचार्य और आपको प्रभाष जोशी जी, ये लगाए गए। उसके बाद रास्ता निकलने की जगह बीपी सिंह फिर से पलट गए और कहा कि न सिर्फ विवादित ढांचा बल्कि विवादित जमीन भी सरकार के अधिकार क्षेत्र में ही होनी चाहिए और अडवाणी को अपनी रथ यात्रा टाल देनी चाहिए, जिसके बाद अडवाणी नहीं माने। इस पूरे मामले में अरुण जेटली और गुरुमूर्ति उनको विस्तार से समझाते रहे, लेकिन बीपी सिंह की प्रतिक्रिया जीरो थी, वो कुछ भी समझने को तैयार नहीं थे। और फिर बीपी सिंह ने लालू को कहा कि मुलायम बड़ा नेता न बन जाए, तुम इसको गिरफ्तार कर लो अडवाणी को बिहार में। और बिहार में अडवाणी को गिरफ्तार कर लिया गया। समस्तीपुर हमारा ही शहर है, मेरा जिला है। सर्किट हाउस में हम लोग थे तब समस्तीपुर में इतनी शांति, कभी दंगा नहीं फैला उस वक्त भी, अब दंगे होते हैं। तो सर्किट हाउस में गिरफ्तार किया गया, उनको दुमका ले जाया गया और सड़क के रास्ते मसानजोर डाक बंगले में राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत कैद किया गया और बिहार पुलिस ने उनका रथ जब्त कर लिया। तो ये था कार सेवा में के समय मोदी कहां थे, बातचीत में मोदी कहां थे, आपको दिख गया। वो सोमनाथ वाले रथ पर सवार थे, महाराष्ट्र तक आए, अयोध्या नहीं गए। अब बाबरी विध्वंस जब हुआ तो मोदी कहां थे?
ये आपको बताता हूं कि तब कहां मोदी मोदी थे। जो आज पार्टी में ये सवाल उठा है, ये सवाल फिर अब जनता को पूछा जाना चाहिए, जनता को भी जानने का हक है। तो जब बाबरी का विध्वंस हुआ तो अडवाणी सुबह सुबह करने लगे, उनकी हालत हो गई खराब। अडवाणी और आदि को जनता ने कार सेवकों ने धमकिया दिया, और वो कार सेवक वो थे जो बाबरी विध्वंस करने के लिए गए, वो शिवसेना के वो संतोष दुबे जी के नेतृत्व में गए, संघ उसमें कहीं नहीं था। अब इसका आपको उदाहरण देता हूं। पहला तो ये दिखाओ जरा, पहले उस समय अखबार का भी दिखा दो, फिर उसके बाद मैं और दिखाऊंगा। तो अखबार का जो नीचे ये देख लीजिए कि इसमें उस समय के अखबारों में है कि सुरक्षा बलों ने घेर रखा था कांटेदार। संघ उसने भी अपने प्रशिक्षित कार्यकर्ताओं के जरिए विवादित ढांचों को चारों ओर से घेरकर सुरक्षा बना रहा था संघ कि और सहयोग करने की अपील कर रहा था कि कोई भी ढांचा तक नहीं पहुंचे। यही बात आपको संतोष दुबे जी ने कहा, और संतोष दुबे जी ने नरसिम्हा राव से जो मुलाकात करके यही कहा कि हमको तलवार और त्रिशूल डराने के लिए चाहिए, क्योंकि इससे पहले भी 2 बार देखे कि संघी गणवेश पहन के विसिल मारते हुए और ढांचे की सुरक्षा में संघ के कार्यकर्ता लग जाते। तो इस बार भी वो गणवेश पहन के फुर फुर विसिल मारते हुए ढांचा की सुरक्षा कर रहे थे। ये संतोष दुबे जी ने कहा आपको, ये उस वक्त अखबार में छपा हुआ आपको मिल गया। विवादित ढांचे को चारों तरफ घेरा बनाकर सुरक्षा में सहयोग देने का संदेश देने की कोशिश कर रहे थे, किसी भी तरह का नुकसान ना हो ये कह रहे थे। कोई भी कार सेवक रामकथा कुंज की दीवार को पार करने की कोशिश करता तो संघ के स्वयंसेवक उसे बाहर धकेल देते, भागो यहां से। इसके लिए कई बार झगड़े की नौबत आई। संघ ढांचा को बचाने में लगा हुआ था, ये अखबार में भी था। संतोष दुबे, तभी संतोष दुबे आदि ने जो 5000 वो कार सेवक जो ढांचा ढाने जा रहे थे, उन्होंने तलवार निकाले, तब संघी भागे, अपने हाफ पैंट के खाकी गणवेश पहन के फूफू करते भाग गए। ये संतोष दुबे जी ने कहा। एक सोर्स नंबर 2 उस समय की मीडिया रिपोर्ट, सोर्स नंबर 3 लिब्रान आयोग की रिपोर्ट, जिसमें खुद लिब्रान आयोग की रिपोर्ट दिखाओ, केसी सुदर्शन का बयान 44.8 नंबर पॉइंट। केसी सुदर्शन एडमिटेड दैट द decision to deploy RSS स्वयंसेवक for the security of the disputed structure and controlling and regulating the crowd had been taken। यानी हमने ढांचा के सुरक्षा के प्रबंध के लिए अपने स्वयंसेवकों को लगाए थे। तो संघ या भाजपा के नेता या बीएचपी कभी भी इस ढांचा को नहीं तोड़ना चाहते थे, और इसीलिए जब ये ढांचा टूटा तो मुझे प्रवीण भाई तोगड़िया ने फोन पे बताया था कि इसके बाद जो 11 सदस्यीय कमेटी थी, कोर कमेटी, उससे अशोक सिंघल जी को बाहर कर दिया संघ ने कि तुम्हारे कारण हमारी राजनीति खराब हो गई। ये ढांचा रहता तो हमारी राजनीति चलती, अब ढांचा ध्वंस हो गया, हमारी राजनीति नहीं चली। तो संघ और भाजपा इसको बचाए रखने के पक्ष में थे, इसलिए मोदी वहां नहीं गए थे। ये कुछ होगा उन पे ब्लेम ना है, बाकी नेता और ब्लेम में फंसेंगे, कोर्ट कचहरी इस सब में फंसेंगे, तो एक नेता तो रहना चाहिए जो आगे साफ सुथरा नेता की छवि हो, जो भाजपा को संभाले। तो इसका तब कहां थे मोदी, उस पर मधु किश्वर ने एक बड़ी बातचीत की नरेंद्र मोदी जी से 14 के चुनाव से पहले। उन्होंने ट्वीट किया था, वो ट्वीट देखिए कि मैं भाजपा, नरेंद्र मोदी जी ने कहा मधु किश्वर को, मैं 6 दिसंबर को भाजपा नेताओं के साथ अयोध्या नहीं गया था। अयोध्या नहीं गया था, परंतु बाबरी ध्वस्त होने के बाद स्पेशल प्लेन से अडवाणी जी, मुरली मनोहर जोशी जी इत्यादि को वापस दिल्ली लिवाने गया था। अब यहां पर इनका झूठ मैं आपको बताऊंगा। दिल्ली लिवाने, स्पेशल प्लेन से भेजे गए, दिल्ली लिवाने गया था। इन सबके चेहरे फक थे, अडवाणी और जोशी के चेहरे फक थे। ये क्या हो गया, बहुत ही घबराए हुए थे, जैसे कोई बहुत बड़ा हादसा हो गया हो जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी।
बाबरी को बचाने में संघ और बीएचपी और भाजपा लगी हुई थी। ये कितने सोर्स से क्लियर करूं आपको? लेब्रान आयोग की रिपोर्ट से क्लियर करूं, कार सेवा जिसने मुख्य अभियुक्त गोली खाने वाला, ढांचे के नीचे दबने वाला, उसके बयान से क्लियर करूं, लेब्रान आयोग से क्लियर करूं, या आज के प्रधानमंत्री के बयान से क्लियर करूं? बार बार 4 सोर्स से क्लियर कर दिया कि बाबरी, मैं 6 दिसंबर को भाजपा नेताओं के साथ अयोध्या नहीं गया था, परंतु बाबरी मस्जिद ध्वंस होने के बाद स्पेशल प्लेन से अडवाणी जी, मुरली मनोहर जोशी जी इत्यादि को वापस दिल्ली लिवाने गया था। सबके चेहरे फक थे, बहुत ही घबराए हुए थे, जैसे कोई बहुत बड़ा हादसा हो गया हो जिसकी किसी को बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। वापिस आते हुए बिल्कुल मातम जैसा माहौल था। संघ और भाजपा बाबरी विध्वंस पर मातम मना रहे थे, अकॉर्डिंग टू नरेंद्र मोदी। ये आप देख लीजिए। ये दूसरा वाला एक और देखो, ये वाला, ये वाला दिखाओ मधुकेश्वर का, इसमें ज्यादा से दिखेगा। हाँ दिखाओ, ये आप पोजीशन देखिए। तो भाजपा के अंदर जो पूछा गया कि बाबरी विध्वंस में ये कहां थे, तो ये दिल्ली में बैठे हुए थे। कोई भूमिका थी इनकी? कोई भूमिका नहीं थी। कार सेवा में अयोध्या गए थे? कार सेवा में अयोध्या नहीं गए थे, पर सारा श्रेय इनका जाता है। अडवाणी आदि को साइड कर दिया। अब अडवाणी क्यों दिल्ली गए, अब यहां आपको बताता हूं। ये खबर है 8 दिसंबर, 6 को टूटा था, और 8 दिसंबर की खबर मैं आपको बताता हूं, जनसत्ता की, जो मैंने आपको उसमें की रिपोर्टिंग जो है अयोध्या की चश्मदीद में, उसमें अखबार की रिपोर्टिंग है। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष मुरली मनोहर जोशी, लाल कृष्ण आडवाणी, कार सेवा के समय आडवाणी थे अध्यक्ष, बाबरी विध्वंस के समय मुरली मनोहर जोशी थी अध्यक्ष। दोनों की अध्यक्षता में, एक में कार सेवा हुआ, एक जब अध्यक्ष थे तब बाबरी टूटा, लेकिन दोनों को राम मंदिर के उद्घाटन में नहीं बुलाया गया। अब आप समझ रहे हो? अब ध्यान से सुनो। तो भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष मुरली मनोहर जोशी, लाल कृष्ण आडवाणी, विश्व हिंदू परिषद के अध्यक्ष विष्णु हरि डालमिया, महामंत्री अशोक सिंघल, बीजेपी सांसद विनय कटियार और उमा भारती को गिरफ्तार कर लिया गया। उमा भारती थी इसमें, विनय कटियार भी नहीं थे, उमा भारती थी, वो रितंबरा रो रही थी। श्री सिंघल और बजरंग दल के प्रमुख कटियार को अयोध्या में और बाकी को राजधानी में गिरफ्तार किया गया। ध्यान दीजिए, अशोक सिंघल और कटियार को अयोध्या में गिरफ्तार कर लिया गया बाबरी विध्वंस के बाद, और बाकी को राजधानी में, यानी जोशी और आडवाणी को राजधानी दिल्ली में गिरफ्तार किया गया। इन नेताओं को फैजाबाद में दर्ज की गई प्राथमिकी के आधार पर पकड़ा गया। फैजाबाद में एक रिपोर्ट दर्ज कराई गई कि इन लोगों ने सांप्रदायिक दुश्मनी फैलाया। इस रिपोर्ट में विश्व हिंदू परिषद के संयुक्त महासचिव गिरिराज किशोर और साध्वी रितंबरा के नाम भी शामिल थे। नेताओं की गिरफ्तारी पर विरोध डालने के लिए बीजेपी ने कल भारत बंद की अपील की। नेताओं की गिरफ्तारी पर, जो ये गिरफ्तारी हुआ, विरोध के लिए भाजपा ने भारत बंद की अपील की। और ये उस समय के अखबार की रिपोर्टिंग है। तो इतने बड़े नायक से मोदी जी, तो अखबार में कहीं तो रिपोर्ट में नाम होता। अब बाद में जो अखबार लिखा गया किताब सबके, उसमें वो शिल्पी, क्योंकि उनके प्रधानमंत्री काल में लिखा गया, लेकिन अखबार झूठ नहीं बोलते, इसलिए मैं जिंदगी भर अखबार की रिपोर्टिंग किया हूं, चालन में नहीं गया। उस वक्त इतने बड़े नायक थे, शिल्पी, शिल्पकार, ये सब, कहीं तो रिपोर्टिंग में उनका नाम होता कि महोदय ने इतना बड़ा काम किया। महोदय ने खुद कहा कि मैं दिल्ली में था, विशेष विमान से लाने गया। अब लाने ये गए नहीं, मैं आपको बताता हूं, क्रेडिट तो उस समय का अखबार बताएगा। तो दिल्ली की एक अदालत ने निर्देश दिया कि गिरफ्तार नेताओं को 10 दिसंबर को फैजाबाद की अदालत में पेश किया जाए। आडवाणी, जोशी, उमा भारती और विष्णु हरि डालमिया को, ध्यान दीजिए, मोदी जी का दिखाओ जरा। अब आप ध्यान दीजिए, ये उस दिन का अखबार है और मोदी जी का बयान है। कितना विरोधाभास है, कितना झूठ है, ध्यान दीजिए। मैं 6 दिसंबर को भाजपा नेताओं के साथ दिखाओ अयोध्या नहीं गया था, लेकिन स्पेशल प्लेन से आडवाणी जी, मुरली मनोहर जोशी को वापस लाने गया था। अब उस दिन का अखबार क्या लिखता है, ध्यान दीजिए। आडवाणी, जोशी, उमा भारती, विष्णु हरि डालमिया को
बीएसएफ के भी विशेष विमान से आगरा से, दिल्ली से आगरा ले जाया गया। बीएसएफ का विशेष विमान लगाया गया। सरकार अपने विशेष विमान लगाएगी ना, कि इनके विशेष विमान होंगे। अगर ये वहां गए थे तो उनकी फोटोग्राफी होनी चाहिए थी। हालांकि अगर गए भी थे तो अयोध्या भी द्वंद में ये नहीं थे, बोले मैं दिल्ली में बैठा था। लेकिन अगर ये लाने भी गए थे तो फोटो होनी चाहिए। तो उस समय भारत सरकार के विमान, बीएसएफ की विमान, ये दिल्ली से इनको आगरा ले गया था, अडवाणी जी को वहां पर, और चारों को सुबह गिरफ्तार कर महरौली के नजदीक गेस्ट हाउस में रखा गया था। महरौली में, दिल्ली में। आपको जो एक वीडियो दिखता है, कभी कोई हमसे कई बार पूछते हैं, ये ललन टॉप चलाया, ढल्लन टॉप चलाया, ये वीडियो अडवाणी आपको आईटी सेल वाले इसको करते हैं, मोदी जी देखो अडवाणी जब थे तो मोदी जी कार्यकर्ता में, वो जो साधारण कार्यकर्ता अपने नेता के लिए हो नारे लगाते हैं, वही बात था इनका। और ये दिल्ली का वो वीडियो है, महरौली में गेस्ट हाउस में गिरफ्तार करके अडवाणी को रखा गया था। मोदी जी अयोध्या नहीं गए, अपने मुंह से कह रहे हैं हम स्पेशल प्लेन से लाए होंगे लाने में, तो ये जाके लेके आए, कोई भूमिका नहीं। लेकिन प्लेन तो भारत सरकार की जाएगी ना, बीएसएफ की जाएगी, इन सब की जाएगी नहीं, इनके अपने स्पेशल प्लेन थोड़े जाएंगे। अब इनके कहने का कोई चाय बेचते की कोई फोटो मिलती नहीं। तो चारों को महरौली के गेस्ट हाउस में रखा गया। दिल्ली के मजिस्ट्रेट ने उन्हें 10 दिसंबर को फैजाबाद के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश होने का आदेश दिया। गिरफ्तार नेताओं के वकील ने मजिस्ट्रेट के सामने कहा कि फैजाबाद में दायर एफआईआर झूठ फर्जी है, इसमें लगाए गए आरोप गलत हैं, और ये सब अभियुक्तों को फैजाबाद ले जाकर गुरुवार को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाए। यह सुनवाई कुतुब के पास गेस्ट हाउस में हुई। सुनवाई भी गेस्ट हाउस में हुई, कुतुब मीनार के पास, कुतुब के पास गेस्ट हाउस में हुई, जहां गिरफ्तारी के बाद अडवाणी और बाकी लोगों को ले जाया गया था। मजिस्ट्रेट ने उत्तर प्रदेश पुलिस से इस मांग को ठुकरा दिया कि नेताओं को आगरा जेल में रखा जाए। उत्तर प्रदेश पुलिस से कि इनको आगरा जेल में रखा जाए, जेल में नहीं रखा गया, गेस्ट हाउस में, कुतुब में गेस्ट हाउस में रखा गया इनको। लालकृष्ण आडवाणी आज सुबह गिरफ्तार किए गए। उन्हें उत्तर प्रदेश पुलिस ने उनके घर से करीब 8:15 बजे गिरफ्तार किया। माथे पर तिलक लगाए आडवाणी ने पुलिस की कार में बैठने से पहले टिप्पणी की, सरकार का यह अमंगलकारी कदम है, विनाशकाले विपरीत बुद्धि। और सुबह 7 बजे पंडारा पार्क के उनके घर को उत्तर प्रदेश पुलिस ने घेर लिया था। पुलिस ने उन्हें तैयार होने का वक्त दिया, वैसे वे सुबह से अपनी गिरफ्तारी के लिए तैयार ही बैठे हुए थे। तो उस समय के अखबार में कहां लिखा है कि नरेंद्र मोदी जी लाने गए? कहीं के अखबार में किधर लिखा हुआ? जुबानी कुछ भी कह दो, पर उस समय के अखबार में तो होना चाहिए। एक एक रिपोर्ट दी जा रही है। तो ये होता ना, दिल्ली से गुजरात के महामंत्री या गुजरात के नेता मोदी जी गए, विमान स्पेशल किया और जाकर ले आए, कहां लिखा अखबार में? और वो अयोध्या नहीं गए, अपने मुंह से कह रहे मैं 6 दिसंबर को भाजपा नेताओं के साथ अयोध्या नहीं गया था। तो भारतीय जनता पार्टी के अंदर यह जो सवाल उठा कि जो व्यक्ति न कार सेवा में गया, जो व्यक्ति न बाबरी विध्वंस के समय अयोध्या तक में उपस्थित जो नहीं था, वो आज लालकृष्ण आडवाणी, भाजपा संघ सबके क्रेडिट को ही खत्म कर दिया। और उनका तो छोड़िए, बाद में जिन लोगों ने केस लड़े, शंकराचार्य के क्रेडिट खत्म चले हो गए। वो जो संतोष दुबे आदि जिन्होंने विध्वंस किया, उन लोगों को नहीं बुलाया गया, उनके क्रेडिट्स खत्म किए गए। तो जो आदमी दूसरों के लिए घातक होता है, वो अपनों के लिए भी तो घातक होता है। अभी तक जब शंकराचार्य जी के क्रेडिट खत्म कर रहे थे तो बड़े कूद रहे थे तुम लोग, अब आडवाणी जी के खत्म किए गए तो तुम लोगों को ये लगा बुरा। तो ये जो प्रेशर था, उस प्रेशर के कारण कर्पूरी ठाकुर का एक दिन पहले घोषित हो गया, ताकि ये प्रेशर 22 के बाद ही प्रेशर पड़ने रहा था, 5 से पहले से था ही, 22 के बाद प्रेशर पड़ने लगा। 23 को सुभाष चंद्र बोस की जयंती थी, उस दिन इसकी घोषणा नहीं होनी थी। 24 को कर्पूरी ठाकुर की जयंती थी, उस दिन घोषणा होनी थी। कर्पूरी का एक दिन पहले किया, क्योंकि अब भाजपा और संघ कहीं भी ओबीसी विरोधी दिखने लगेंगे, इसलिए अब विरोध तो करेंगे नहीं, अब तो हो गया काम खत्म।
लेकिन ये प्रेशर बनता रहा। भाजपा के मंत्री, नेता, मोदी सरकार के मंत्री, सबकी गोलबंदी हुई, संघ में गोलबंदी हुई कि आडवाणी जी को अगर सम्मान नहीं दिया तो ग्राउंड लेवल पर हमारा कार्यकर्ता, हमारा स्वयंसेवक हताश हो जाएगा, वो चुनाव पर विपरीत असर पड़ेगा। इसके दबाव में आडवाणी जी को ये 11 दिन बाद, 26 जनवरी के 8 दिन बाद जाकर ये घोषित करना पड़ा, मजबूरी में, मजबूरी का नाम नरेंद्र मोदी, ये घोषित करना पड़ा आडवाणी के नाम पर। वरना 15 से लेकर अटल बिहारी वाजपेयी को मिल गया, नानाजी देशमुख को मिल गया, सबको मिल गया, आडवाणी के नाम की कभी चर्चा ही नहीं हुई। वह आडवाणी जिन्होंने वाजपेयी के खिलाफ 2 निर्णय लिए, भाजपा के सबसे बड़े नेता वाजपेयी थे, तो 2 निर्णय लिए और उस दोनों निर्णय के कारण भारतीय जनता पार्टी को प्रॉफिट हुआ, फायदा हुआ। निर्णय नंबर 1, अयोध्या में आंदोलन को आगे बढ़ाना, वाजपेयी इसके विरुद्ध थे। अयोध्या में कार सेवा में खुलकर रथ यात्रा निकालना, वाजपेयी इसके विरुद्ध थे। आडवाणी ने यह किया, उनकी पार्टी की सीट कहां से कहां पहुंच गई। निर्णय नंबर 2, 2002 में जो दंगे हुए, वाजपेयी नरेंद्र मोदी को हटाना चाहते थे, आडवाणी अड़ गए। आडवाणी ने यह बात अपनी बायोग्राफी जीवनी में लिखी, माय कंट्री माय लाइफ में लिखी। नरेंद्र मोदी पढ़े आडवाणी की जीवनी। वाजपेयी ने राजधर्म कहते कहते आडवाणी अड़ गए। आडवाणी वो अरे नहीं होते तो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं होते। तो वाजपेयी के विपरीत जाकर 2 निर्णय आडवाणी ने लिए, दोनों ने भाजपा को तो फायदा पहुंचाया और नरेंद्र मोदी को भी फायदा पहुंचाया, लेकिन आज उसी आडवाणी को भाजपा ने उठा के बाहर करने का, लेकिन भाजपा के पुराने नेता कार्यकर्ता सब एकजुट हुए, जिसके कारण आडवाणी को भारत रत्न मिल पाया। चुनाव नहीं होता तो मोदी ये भी नहीं देते, लेकिन अब इसी महीने, अगले महीने चुनाव है, भाजपा का कार्यकर्ता, संघ का कार्यकर्ता हताशा में बैठ गया तो चुनाव पर विपरीत असर होगा। इसलिए मजबूरी का नाम मोदी, अब भारत रत्न दे दिया। अब ये मैंने सब पॉइंट ऑफ व्यू भाजपा से बताया। अब कई लोग मुझे कहते हैं आप आडवाणी की तारीफ करते हो, मैंने आपके हमारे नजरिए से नहीं बताया कि जो आदमी बाबरी विध्वंस पर रो रहे थे, बाबरी विध्वंस को काला अध्याय बताया, अपने जीवन का काला कांड कहा, जिसमें कहा हमारी कोई भूमिका नहीं है, जिन्ना के मजार पर रोए, उसके लिए मेरी सिंपैथी नहीं है। पर मैं एक पत्रकार हूं, तो भाजपा को जिसने गढ़ा और बनाया वो बताना तो मेरा काम है आपको, और आज उसको भाजपा में साइड किया गया वो बताना भी मेरा काम है। तो मेरी भूमिका एज ए जर्नलिस्ट लो आप सब, एक पत्रकार जो आपको हर दृष्टि देगा, सच ही बताएगा। मुझे इन्वॉल्व करके देखोगे इस विचार में तो आपको हमेशा निराशा लगेगी, कई लोगों को निराशा लगती है, पर मैं एज ए जर्नलिस्ट हूं, रिपोर्टिंग और मैं अलग जगह खड़ा हूं। वरना मैं भी लिख देता प्रथम शिल्पी, और वो शिल्पी उस समय के अखबार में कहीं है ही नहीं शिल्पी जी, तो और अपने मुंह से करे मैं तो गया नहीं अयोध्या। तो आज भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो ये सवाल उठा, भाजपा के कार्यकर्ता और संघ के स्वयंसेवक निचले स्तर पर भी ये सवाल उठाए, जो सवाल मीडिया नहीं उठाया। इसलिए उन कार्यकर्ता और स्वयंसेवकों को आप धन्यवाद कहिए, उन नेताओं को, उन मोदी सरकार के कैबिनेट के 2 कद्दावर मंत्रियों का धन्यवाद करिए जिसने ये सवाल उठा दिया। मीडिया ने नहीं उठाया, मास्टर स्ट्रोकवादियों ने नहीं उठाया, सरकारी यूट्यूबर्स ने नहीं उठाए। इन सबसे बेहतर तो भाजपा के अंदर के लोग हैं जिन्होंने ये सवाल उठाए, संघ के समक्ष रखे, और संघ का प्रेशर हुआ, आडवाणी को देना होगा और देना हो तो दिया गया। तो ये पूरी कहानी थी अयोध्या श्रृंखला, कहां वर्तमान से अतीत, अतीत से वर्तमान में जा रही है। अब आप लोग सोचो कि कितना इतिहास कैसे कैसे कॉम्प्लेक्स लिए हुए। तो बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ पूछना हो तो आप इससे पूछ सकते हो। परिवर्तन, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू। हालांकि श्रृंखला में तो प्रश्न उत्तर नहीं लिया जाते, लेकिन 1-2 ले सकते हो। एक ही वर्ष में 2-2 बार भारत रत्न दिया जा सकता है, रमाशंकर कटारे जी ने पूछा है। बिल्कुल दिया जा सकता है, और इसका मैंने आपको उदाहरण दिया है, और मैं कुछ उदाहरण आपको इस पर दे देता हूं।
ताकि ये अच्छा आईक्यू वाला क्वेश्चन है तो ये होना चाहिए। तो मैं आपको इसका कुछ उदाहरण दे देता हूं ताकि अगर वो करेंगे। जैसे आप देखिए कि 24 में 2 लोग हुए, आडवाणी और कर्पूरी ठाकुर। 19 में 3 लोग थे, प्रणब मुखर्जी, भूपेन हजारिका और नानाजी देशमुख। 15 में 2 लोग थे, मदन मोहन मालवीय और अटल बिहारी वाजपेयी। 14 में कांग्रेस सरकार में 2 लोग थे, सचिन तेंदुलकर, सीएन राव। उसके बाद 8 से 14 तक तो दिया ही नहीं गया। 2001 में 2 लोग थे, लता मंगेशकर, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां। 1 में 99 में 4 लोग थे, अमर्त्य सेन, गोपीनाथ बोरदोलोई, जयप्रकाश नारायण, पंडित रविशंकर। ये 99 में थे वाजपेयी के काल में। 98 में 2 लोग थे, चिदम्बरम सुब्रमण्यम और सन्मुखा सुब्बा लक्ष्मी जी। 97 में 3 लोग थे, अब्दुल कलाम साहब, अरुणा आसफ अली, गुलजारी लाल नंदा। 92 में 2 लोग थे, जहांगीर रतन जी टाटा, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद 92 में। और एक और सत्यजीत रे। 91 में 3 लोग थे, मोरारजी देसाई, राजीव गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। और 90 में 2 लोग थे, भीमराव अंबेडकर, नेल्सन मंडेला। और उसके पहले 61 में 2 लोग थे, विधान चंद्र राय, पुरुषोत्तम दास टंडन। 2 लोग थे 61 में। और 55 में 3 लोग थे, डॉक्टर भगवान दास, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर मोक्ष गुंडम विश्वेश्वरैया। 54 में 2 लोग थे, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकट रामन। और एक और थे, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तो जब से 54 से ये परिपाटी आ रही है तो कितने ही लोगों को घोषित किया जा सकता है। सत्यनारायण सिंह जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच मेंबर बनने के लिए। परिवर्तन कर रहे हैं, लोकसभा चुनाव में कैंडिडेट का लिस्ट जल्दी घोषणा होना चाहिए, खासकर छोटी पार्टी के लिए, ताकि ज्यादा फायदा हो। विधानसभा में बहुत देरी हो गया था, विधानसभा में देरी हुई थी और वो चुनाव आयोग ने फंसा रखा था जिसके कारण देरी हुई थी। अब लिस्ट अभी आपको मिल जाएगी, हम लोग कहाँ कहाँ लड़ रहे हैं वो उस पर चल रही है, चर्चा हो रही है, जल्दी आ जाएंगी। 15 फरवरी के बाद कभी भी आ जाए। आशा जोड़ी जी धन्यवाद। संदीप जी पत्रकारिता के बहुत बड़े शल्य चिकित्सक हैं, आप भी बहुत अच्छा कभी कभी कहती हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शल्य चिकित्सक, बहुत धन्यवाद। पोस्टमार्टम जो होता है, श्वेता जी धन्यवाद। कल का गोभी जो बाबरी ध्वंस में अपने नेताओं की डैश डैश हो रहा था, उनको चाहे डैश डैश, आज अयोध्या करना है, यही है, यही। इसलिए मैं कह रहा हूं इतिहास उस समय के अखबार में दिखना चाहिए। वही लेखक आज लिख रहे हैं तो कुछ से कुछ लिख रहे हैं, पर अखबार झूठ नहीं बोलते। इसलिए मैं इतिहास में कि जो भी पुस्तक लिखा, कहानी कम्युनिस्टों की, गुरुजी पर लिखा, गोलवलकर पे, और एक और मैंने लिखा है, एक मैंने घोस्ट राइटिंग भी किया, आपको पता है आप लोगों को, पैसे के लिए उस समय घोस्ट राइटिंग भी कर रखा है मैंने, पर पैसे मिले नहीं मुझे बहुत। तो उसको भी मैंने अखबार से टटोल के लिखा था। तो अखबार जो है वो तब घर चलाना मुश्किल था, तो एक घोस्ट राइटिंग एक किताब की हुई है मैंने। तो उसमें अखबार का मैंने उस समय का मदद लिया, जिसके कारण ये झूठ खत्म हो जाता है, बिल्कुल झूठ खत्म हो जाता है। मैं लाइब्रेरी में धूल फांकने में मुझे मजा आता है। परिवर्तन जी करते हैं, आपकी पत्नी विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करती है या नहीं? मेरी पत्नी भगवान शिव की आराधना पूजा करती है, मैं भगवान विष्णु की पूजा करता हूँ। और उसकी पूजा अनुष्ठानिक होती है, वो भगवान को भोग लगाती है, घंटी बजाती है, स्नान कराती है, वो पूजा करती है। मैं जब पूजा करता हूँ, तो दोनों के एक ही घर में पूजा की 2 विधियां होती है। वो भोग लगाती है, प्रसाद खिलाती है, मैं सिर्फ मंत्र जाप करता हूँ। तो हम दोनों की पूजा की 2 पद्धतियां हैं। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। और मैं रात्रि में आज उपस्थित होऊंगा आपके बीच। एक बड़ा आंदोलन चल रहा है देश में, मीडिया आपको बता नहीं रही है, पूरा जन सैलाब उभरा हुआ है, तो वो आपको मीडिया बता नहीं रही। और आज की इस संघर्ष गाथा की श्रृंखला का जो 24वां वीडियो है, उसको प्रायोजित करने वाले सुशील डागा जी को और नारायण दास सुशील हृदयांश डागा परिवार को बहुत बहुत धन्यवाद।
अयोध्या की श्रृंखला को प्रायोजित करने वाले हर प्रायोजक को, हर दर्शक को बहुत बहुत धन्यवाद। अभी ये श्रृंखला चलेगी क्योंकि इसके एक एक पहलू को मैं ला रहा हूं बीच में, तो आपको रोज या एक दिन बीच करके ये श्रृंखला चलेगी। और बाबरी विध्वंस में ही आपको मैंने इतने पोर्शन दिए। अभी मैंने कुछ पुस्तकें और मंगवाई है क्योंकि भाई कई पुस्तकें उपलब्ध नहीं है। तो जैसे मैंने नरसिम्हा राव की लिखी हुई पुस्तक मंगवाई है, तो वो मैं भी पढ़ रहा हूँ 6 दिसंबर। तो बहुत सारे रिसर्च हो रहे हैं। तो मेरा प्रयास है कि आपको निर्क्षीर विवेक के साथ सारी श्रृंखला कंप्लीट करके दूं। तो घबराइएगा मत कि अभी लगातार नहीं हो रही है, एक दिन बीच करके ही हो, लेकिन आपको आशा जौहरी जी की तरह, जो उन्होंने कहा, पूरी शल्य चिकित्सा करके मैं रिपोर्ट दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।